तो जब भी कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का केस आपके पास आता है, आपको पता लगता है या बेसिकली, तो उनमें हम ये मान के चलते हैं कि उनमें सुसाइड का रिस्क ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, तो अब हम आते हैं अदर रिस्क फैक्टर्स क्या है। टीनेजर और पीपल ओवर 70, टीनेजर्स और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, 70 ईयर प्लस वाले लोग हैं, उनके अंदर सुसाइड का रिस्क ज्यादा होता है। दे है ना, men have higher rate of contemplated suicide than women। ये कल मैंने बताया था कि contemplated मतलब जो सक्सेसफुल वो है सुसाइड है, वो मेल में ज्यादा होती है। रेस, recent occurrence of serious life event, cultural attitude towards suicide, वो भी आपका क्या कहते हैं रोल प्ले करती है सुसाइड में। जैसे कि आप किस रेस से हैं, कोई सीरियस इवेंट तो आपकी लाइफ में नहीं हुआ है कि किसी लव्ड वन की डेथ, जॉब लॉस, यही सारी चीजें कई बार होती है ना, या ब्रेकअप और समथिंग, तो अगर कोई सीरियस इवेंट हुआ है तो वहां पे भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। एंड कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड्स सुसाइड, सुसाइड कल्चर मतलब कुछ जगह है कि सुसाइड जो है एक्सेप्टेबल है, कहीं पे क्या है उसको बहुत गलत माना जाता है। तो ये पर्सन का एटीट्यूड क्या है सुसाइड को लेके, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पर्सन जो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता है कि मरने के बाद दूसरी लाइफ मिलती है, तो जब ऐसा है तो क्या होगा, हो सकता है वो सुसाइड करने की, सुसाइड उसके लिए उतनी थ्रेटनिंग या डरावनी चीज ना हो। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सुसाइड के वार्निंग साइन क्या क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, यानी मैं खराब हूं, किसी काम का नहीं हूं, होपलेसनेस, बोल सकते हैं। हाँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं। हाँ, सेल्फ इमेज जब होगी तो टॉप हो गई, तो होपलेसनेस यानी फ्यूचर में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। होप का मतलब ये तो होता है कि कुछ अच्छा होगा। अब होपलेसनेस का मतलब क्या होगा, फ्यूचर में कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला। आइसोलेशन ऑफ फीलिंग एलोन, अकेलापन है ना। एग्रेसिवनेस एंड इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होना, गुस्सा करना, एग्रेसिव होना। एंड दूसरा ये कि लीथल मींस आपके पास होना, जैसे किसी के पास रिवॉल्वर है ना, पॉइजन का एक्सेस है, चाकू का एक्सेस है, तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो वो भी रिस्क को बढ़ा देती हैं। इसीलिए जब भी कोई केस हमारे पास आता है तो हम घर वालों को कुछ स्पेसिफिकली चीजें बोल देते हैं। अगर मुझे लगता है कि सुसाइडल केस है तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे ये बोल देते हैं उन लोगों को कि भाई एक तो अंदर से लॉक नहीं करना है, कोई भी चीज हटा दो, टॉयलेट के अंदर है या दरवाजा, घर का कमरे का दरवाजा है, एक तो ये फिनाइल, शॉर्ट ऑब्जेक्ट, एनी काइंड ऑफ पॉइजन, मेडिसिन है ना, आप हटा दें और अकेले ना छोड़ें। तो ये होता है जो लीथल, और या कोई रिवॉल्वर या ऐसा कुछ है घर में तो उसको हटा लें। तो ये सारी चीजें। तो फीलिंग लाइक ए बर्डन टू अदर्स, यानी गिल्ट फीलिंग, कई बार आप देखोगे कि लोग ये कहते हैं, डिप्रेशन के लोग भी कई बार आप कहते हुए सुनोगे कि मैं तो अपने घर फैमिली पे बोझ हूँ, मैं तो इनको भी परेशान कर रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ, ये सारी चीजें है ना। ड्रास्टिक चेंज इन मूड एंड बिहेवियर, और अचानक से बहुत ज्यादा मूड में चेंज हो जाना है, ये सारी चीजें। फ्रीक्वेंटली टॉकिंग अबाउट डेथ, अगर कोई बात कर, यूजुअली हम कितना भी परेशान होते हैं, कभी हम ये नहीं कहते इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि मेरा मन कर रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो ज्यादा अच्छा है, यूजुअली ये बात आमतौर पर लोग नहीं कहते हैं। और हम अपनी सोसाइटी में कई बार क्या करते हैं, इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो वो जब ये कह रहा है कि मैं मर जाऊं, तो वो ये कह रहा है कि भाई बात कर लो मेरे से कुछ, है ना, कि आप उससे पूछो सर। तो कभी भी इस तरह का केस होता है तो हमें ये जब कोई वार्निंग दे, इस तरह की चीजें दे रहा है, तो उसे लाइटली नहीं लेना है। डेथ के बारे में अगर वो बात कर रहा है कि क्या होता है, मर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या मैं बहुत परेशान हूँ, मरने का मन करता है, तो ये तब उससे बात करने की जरूरत होती है ना।
सेल्फ हार्म अगर उसका है, उसका भी अपने आप को नुकसान पहुंचा रखा है, रिस्ट काटना या किसी और तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाना। इंगेजिंग रिस्की बिहेवियर, कई बार क्या होता है लोग पूरी तरीके से तो नहीं देखते, लेकिन रिस्क की वजह से अब डिप्रेशन में है, बहुत इरिटेबल है, डिप्रेशन में बहुत स्पीड में कार चलाना, है ना, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना कि जिससे क्या कहते हैं रिस्क जिसमें ज्यादा हो, है ना। मेकिंग फ्यूनरल अरेंजमेंट, इस तरह का। सब्सटेंस अब्यूज का क्या मतलब है? नशा करना कोई भी। अच्छा। सब्सटेंस मतलब होता है कोई भी चीज जिसका नशा किया जा सके, है ना, चाहे मेडिसिन है, शराब है, या जो भी है, या कोई भी केमिकल है, चरस, गांजा, भांग, एमडीएमए, है ना, ये बहुत सारे आते हैं केमिकल्स भी, एलएसडी, ये सारे आते हैं, तो उनको हम सब्सटेंस बोलते हैं। मेकिंग सुसाइड करने की धमकी देना बार बार, है ना, तो ये साइन होते हैं। तो सर एक चीज जैसे आपने कल बताई थी कि जो डिप्रेशन की टेंडेंसी है वो फीमेल्स में ज्यादा है, ये बोला था ना आपने? टेंडेंसी नहीं, मतलब ये केसेस ज्यादा देखे गए, ज्यादा फीमेल्स को होता है, ज्यादा मतलब इन कंपैरिजन टू मेल। ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं होता, ऐसा होता है कि अगर 100 में से 40 मेल्स को होता है तो हो सकता है 60 फीमेल्स को होता हो, ये। अच्छा, और सुसाइडल टेंडेंसीज मेल्स में ज्यादा होती है? नहीं, सुसाइडल टेंडेंसीज दोनों में हो सकती हैं। मैंने जो कल बताया था वो ये बताया था कि कल्चरल बैकग्राउंड वाली बात कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि हाँ, ये कुछ रिसर्चेस में ये देखा गया है कि फीमेल्स ज्यादा रिपोर्ट करते हैं सुसाइड में, लेकिन जो सुसाइड अटेम्प्ट होता है ना, सुसाइड अटेम्प्ट में क्या होता है कि वो लेस लीथल चीजें यूज करते हैं, मतलब बच जाते हैं, कहने का मतलब, है ना। मेल्स क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेते हैं सुसाइड करने के लिए, कि 20 मंजिल से कूद गए, अपने सर में गोली मार दी, है ना। तो वो लिथेलिटी का जो यूज है वो मेल्स में ज्यादा देखने को मिला है। तो चेंजेस इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, suicidal symptoms, social withdrawal, drug and alcohol abuse, marked personality change, persistent boredom, difficulty in concentration, complaints about physical symptoms, loss of interest in pleasurable activities। यानी डिप्रेसिव फीचर्स में किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी से बात नहीं करेंगे, कटे कटे रहेंगे, है ना, बोर होते रहेंगे, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। अब एक और डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं? सिजोफ्रेनिया सुना है कभी नाम? हाँ, नाम सुना है सर। हाँ, तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है? सिजोफ्रेनिया है डिसऑर्डर जिसको हम एक तरह से थॉट डिसऑर्डर होता है ना, और इनको हम सिजोफ्रेनिया को आप बोल सकते हैं, कई बार आप टर्म बहुत यूज होता है, हम लोग सुनते हैं साइकोसिस है ना। तो साइकोसिस कोई डायग्नोसिस नहीं होती, लेकिन जो सीवियर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम साइकोसिस बोलते हैं। ठीक है। तो अब सिजोफ्रेनिया क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर द ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो कई सारे साइकोटिक सिजोफ्रेनिया होता है, उसमें से एक इन विच पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिटेरियोरेट, जहां पे उसकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। और प्रॉब्लम कहाँ होती है? उसके थॉट प्रोसेस में। इसीलिए इनको हम थॉट डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया को हम थॉट डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, है ना। अब सिजोफ्रेनिया क्यों हो सकता है? यूजुअली कब हो सकता है? mid-30s में स्टार्ट हो सकता है ना। देन ब्रेन फंक्शन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब कि जैसे एक जगह टिक के ना बैठ पाना, हालुसिनेशन, डिल्यूजन्स, ये सब होना। नेगेटिव सिम्टम्स जैसे सोशल विड्रॉल, किसी से ना मिलना, चुपचाप रहना, है ना, कम से कम इंटरेक्शन करना, ये सारी चीजें नेगेटिव सिम्टम्स में आना। फिर
मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि भाई हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से होता है, ब्रेन में कुछ इस तरह की चीजें हैं उसकी वजह से हो सकता है, फैमिली में अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है तो वहां भी हो सकता है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है, सोशल ट्रीटमेंट भी होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है। अब सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया की बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया क्या है। पॉजिटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल एक्सेसेस, यानी जो चीज ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब प्लस साइन होता है ना, तो मतलब ज्यादा होना, कोई चीज बढ़ जाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा चलना, भागना, इधर उधर, वो सारी जितनी भी ऐसी चीजें होंगी वो एक साथ। उसी तरह से डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, है ना, हालुसिनेशंस, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, वो सारी चीजें आपका पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं। डिल्यूजन क्या होता है कि कोई चीज नहीं है उसके बारे में विश्वास करते हैं। जैसे डिल्यूजन में ऐसे हो सकता है कि उसको लगे कि लोग उसके भाई बहन या घर वाले लोग उसका मर्डर करना चाहते, है ना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आ गई और वो डिल्यूजनल हो गया। उसी को हम डिल्यूजन बोलते हैं, यानी जो चीज, वो थॉट जो मतलब सही नहीं है लेकिन उस पे वो स्ट्रांगली बिलीव करता है। आप उसको कितने भी फैक्ट दे दो, कुछ भी बता दो कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इसको मानने को तैयार नहीं है ना। सर जैसे लोग होते हैं ना, मैंने देखा है, उनको लगता है कि हर टाइम उनके बारे में ही बात हो रही है। इसको कोई हाँ, ये भी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहलाता है कि कोई भी बात कर रहा है उनको लगे उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी उनके बुराई बारे में बुराई हो रही है। कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है ना। डिल्यूजन कई तरीके के होते हैं। उसी तरह से मोस्ट कॉमन जैसे डिल्यूजन ऑफ जेलसी, है ना, जेलस होना, या डिल्यूजन ऑफ आप कह सकते हैं इनफिडेलिटी से भी होता है कि उनको लगता है उनका स्पाउस का किसी के साथ रिलेशनशिप है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है और उसी के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये चीजें भी होती हैं। तो अब हेलुसिनेशंस इसका उल्टा होता है, हेलुसिनेशन थोड़ा अलग होता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, कोई चीज आप जो नहीं है ना, जो दिखाई सुनाई या जिसको टच नहीं किया जा सकता कुछ भी, उनको वो चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, तो इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। यानी कोई चीज नहीं है और उनको दिखाई या सुनाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, हेलुसिनेशंस। ठीक है, तो जितने आप ऐसे समझ सकते हो, जितने सेंसेस उतने हेलुसिनेशन। जैसे सेंसरी हेलुसिनेशन, है ना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस एंड टैक्टाइल, यानी टच से रिलेटेड क्या कहते हैं हेलुसिनेशंस, ये सारी चीजें। नेगेटिव सिम्टम्स में पैथोलॉजिकल डेफिसिट, एलोगिया, ब्लाइंडेड अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट, एवोल्यूशन, यानी कोई मोटिवेशन नहीं है ना, कुछ काम करने में मन नहीं है, इमोशंस भी नहीं शो कर पा रहे हैं, ना तो खुश हो पाते हैं ना दुखी हो पा रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो सारी चीजें कम हो गई है, उसको नेगेटिव सिम्टम्स में। साइकोमोटर एक्टिविटी या तो बहुत हाइपर एक्टिविटी है, या कैटाटोनिक, एक ही पोजीशन में घंटों तक बैठे हुए हैं, रिजिड हो गई है बॉडी, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अच्छा देखो मैंने बता तो दिया, लेकिन यहाँ फिर से आ गया हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिल्यूजन क्या है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लॉजिक और नॉट कंसिस्टेंट विद द कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ द पर्सन, है ना, कि उनको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तुम गलत सोच रहे हो, आप कितना भी समझाओ, फैक्ट दो, उनको नहीं समझ में, उनको अगर लगता है जो वो लगता है। ठीक है, अब दूसरा आता है टाइप्स, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, है ना, परसिक्यूशन में दे आर आउट टू गेट मी, यानी लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस कि भाई मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं जो आपने बताया ना। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी है कोई, है ना, जैसे अपने आप को प्रेसिडेंट समझने लगे या भगवान समझने लगे, ऐसी चीजें। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि उनको लगता है उनके दिमाग पे किसी और का कंट्रोल है, उनसे कोई दूसरे लोग काम करवा रहे हैं। ये हाइलेशन में क्या, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन दैट आर एक्सपीरियंस विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल स्टोरी। भाई पेन हाथ में है, उसको टच करोगे तो आपको फील होगा ना, किसी का हाथ पकड़ोगे तो आपको फील होगा, लेकिन है कुछ नहीं,
स्टिमुलस नहीं है, स्टिमुलस मतलब कोई और चीज है नहीं इन्वायरमेंट, लेकिन उनको वो सारी चीजें हो रही हैं। तो जितने हेलुसिनेशंस हैं, जितने हमारे सेंसेस हैं उतने, ऑडिटरी मतलब कोई चीज नहीं है उनको सुनाई दे रही है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन यानी टच सेंसेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन यानी कि बॉडी के अंदर उनको लग रहा है कोई चीज है उनके। विजुअल हेलुसिनेशंस यानी उनको कोई चीजें दिखाई दे रही हैं या कोई आदमी दिखाई दे रहा है। गस्टॉटरी हेलुसिनेशंस यानी जो टेस्ट से रिलेटेड होता है, कि उनको लगता है कि टेस्ट किसी ने मिला दिया उसमें कुछ, है ना। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, सूंघने में उनको स्मेल्स आ रही हैं कुछ ऐसी जो है नहीं है। तो एक मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखना, हाँ सर। ब्यूटीफुल माइंड, उसमें दिखाया है विजुअल हेलुसिनेशंस कैसे होते हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल माइंड। ब्यूटीफुल माइंड करके है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आई थिंक अवेलेबल है। हॉलीवुड मूवी है। जॉन नेस एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, ऑस्कर विनिंग, एंड जॉन नेस नोबेल प्राइज विनर मैथमेटिशियन है, उनकी कहानी है, उनको सिजोफ्रेनिया था। ठीक है सर। तो इसी तरह से और भी मिल जाएंगी मूवीज बहुत सारी है। अब आता है साइकोमोटर एक्टिविटी सिम्टम्स क्या होते हैं। कैटेटोनिया मतलब एकदम फिक्स्ड हो जाना, एक ही पोजीशन में घंटों तक बैठे रहना, है ना। कैटाटोनिक स्टूपर वही मोशनलेसनेस, मतलब कि इसके टाइप है कैटाटोनिया के, मतलब मोटर से रिलेटेड होता है। तो कैटाटोनिक स्टूपर एक ही जगह मोशनलेस बैठे रहना, है ना, लॉन्ग टाइम तक। एक हाथ हवा में है तो हो सकता है 2 घंटे हवा में ही लटकाए रखे, है ना। कैटाटोनिक पोस्चरिंग, अज्यूमिंग ऑकवर्ड बिजार पोजीशन, यानी जिस पोजीशन में बैठना बहुत मुश्किल होता है वैसे बैठे या खड़े हैं, है ना। कि आधा पैर ऊपर की तरफ उठाया, हाथ नीचे की तरफ, मतलब साइड पीछे किया हुआ है, और घंटों उसी पोजीशन में बैठे हैं, पोस्चर में, उसी पोस्चर में बैठे हैं, ठीक है। अब सिजोफ्रेनिया के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। क्या है, पैरानोइड टाइप्स, जहाँ पे वो दूसरों के ऊपर शक करते हैं, जहाँ पे डिल्यूजन्स होते हैं, है ना। एंड तो उसको पैरानोइड टाइप बोलते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप यानी जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनके इमोशंस में गड़बड़ हो जाता है सारा। कैटाटोनिक सिम्टम्स होते हैं, नहीं उनके मूवमेंट और मोशन में गड़बड़ होती है। फिर आता है आपका कैटाटोनिक टाइम, जहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इमोबिलिटी होती है, चलने फिरने और सारी चीजों में एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं ज्यादातर टाइम। अनडिफरेंशिएटेड, जहाँ पे जो बाकी से मैच नहीं करता है, बाकी सिजोफ्रेनिया से, उसको हम अनडिफरेंशिएटेड, मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा पा रहा है। रेसिडुअल टाइप सिजोफ्रेनिया क्या होता है कि उसको सिजोफ्रेनिया तो हुआ है एक बार, और वो फिर उसकी मेडिसिन चली है, जैसे भी वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ सिम्टम्स अभी भी रह गए, है ना। तो उसको हम रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। सर स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब थिंकिंग डिसऑर्डर हुआ ना। हाँ, थॉट में प्रॉब्लम होती है थॉट मेनली, नहीं और सारे सिम्टम्स होते हैं उसमें, है ना, लेकिन मेन जो डिस्टरबेंस होता है वो थॉट में होता है। अब मूड डिसऑर्डर में जैसे बाइपोलर की बात करें तो उसमें और भी, उसमें भी डिल्यूजन्स होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन डिस्टरबेंस जो होगा वो मूड का डिस्टरबेंस, तो उसके बेस पे हम बोलते हैं। सिम्टम्स तो बाकी भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, या ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकते, लेकिन द थिंग इज कि मेन जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है। तो बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो बच्चों में होते हैं। डेवलपमेंटल का मतलब ये है जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लोग, है ना, तो उनको हम ये डिसऑर्डर्स में रखते हैं, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो डेवलपमेंटल, हाँ, स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव लेस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, है ना, मतलब बच्चों के रिलेटेड इश्यूज हैं मेनली। तो क्या हुआ, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो एडीएचडी बहुत देखने को मिलेगा आपको, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, है ना, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो अब इनको अगर हम देखें तो ब्रॉड टर्म में एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर और इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं, है ना। तो एक्सटर्नलाइजिंग का, एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, बाहर, इंटरनलाइजिंग मतलब जो इंटरनल है। तो अब डिसऑर्डर का मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जो लड़ाई झगड़ा करें, किसी की बात ना मारे, चोरी कर लेना, है ना, गुस्सा करना, ये सारे क्या है एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर, क्योंकि कहाँ हो रहे हैं, बाहर की साइड, ठीक है।
और इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर का मतलब है क्या, जैसे डिप्रेशन हो जाना, किसी से बात ना करना, डरे हुए रहना, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट होना, है ना, तो वो सब इंटरनलाइजिंग, क्योंकि जो भी समस्या हो रही है बच्चे को अपने साथ में हो रही है ना, तो इसको हम एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं, इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर। तो दो तरीके तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, एडीएचडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें 3 चीजें आप बच्चों को होती हैं, क्या है, इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी। इसीलिए इसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इनअटेंशन क्या होता है कि कोई भी किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। भाई अगर किसी चीज पे कंसंट्रेट करना है तो नहीं कर पाएगा, काम दिया गया आधा छोड़ के चला जाएगा। वो क्लास में बोर्ड पे टीचर ने कुछ लिखा, वो 2 लाइन क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, इधर उधर उसका दिमाग चला जाता है, तो 2 लाइन मिलती बात ही छूट गया, है ना। और घर स्कूल में कभी पेंसिल इरेजर कॉपीज भूल गया, छोड़ आया, ये सब चीजें। तो ये इसको बोलते हैं इनअटेंशन। इम्पल्सिविटी मतलब अपने आप को कंट्रोल मत कर, किसी बच्चे ने डांटा क्लास में, टीचर पढ़ा रही है, किसी बच्चे ने कुछ मजाक कर दिया उसके, उसने उसको मार दिया, अपने आप को रोक ना पाना। इम्पल्सिव होने का मतलब तो यही होता है ना कि 2 लोग आपस में, मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं और बच्चे को बोला वो कुछ बोलना चाह रहा है, बोल रहे हैं कि चाहिए 2 मिनट वेट करो मैं बताता हूँ, तो उतनी देर वेट नहीं करेगा, तुरंत बीच में घुस जाएगा, है ना। तो ये इसको हम इम्पल्सिविटी बोलते हैं, या अचानक से गुस्सा कर देना। हाइपर एक्टिविटी मतलब टिक कर ना बैठना, इधर से उधर, यहाँ से वहां, मतलब ऐसा लगेगा कि पैर में मोटर लगेगी, कि मतलब आपके घर में आया तो सारी चीजें उथल पुथल कर देगा वो, इधर से उधर, ये चीज उठा के उधर, है ना, उसको हम हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब आता है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर मतलब जो कहोगे उसका उल्टा करेंगे। डिस्प्ले एज एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस, यानी जिद्दी होते हैं, ठीक है, इरिटेबल, डिफाइंड डिसोबीडिएंट एंड बिहेव इन हॉस्टाइल मैनर, यानी जो आप कहोगे, जो माँ बाप कहेंगे उसका उल्टा करेंगे, तो इसको अपोजिशनल डिफाइंड मतलब उल्टा करना, डिफाई करना, टीचर जो बोलोगी उसका उल्टा कर देना, है ना, ये सच। तो अनलाइक एडीएचडी रेट्स ऑफ ओडी बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, बॉयज और गर्ल्स दोनों में ये चीजें होती हैं। एडीएचडी में क्या होता है, बॉयज में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर मतलब जो अपनी एज के हिसाब से सोशल नॉर्म्स, पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स, इनको सबको करना। जैसे इसमें कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या आ जाएगा, गाली गलौज करना, फिजिकली एक्टिव, क्या कहते हैं, फिजिकली किसी को नुकसान पहुंचा देना, दूसरों को डोमिनेट करना, बुली करना, है ना, मजाक बनाना दूसरों का, दूसरों को परेशान करना, है ना। कई बार देखा गया है कि बच्चे जो ऐसे बच्चे होते हैं जानवरों को नुकसान पहुंचाना, कि उनको पैर में सुई चुभा दी, कहीं कुछ कर दिया, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। और जो सोशल नॉर्म्स है उनको ना मानना, दूसरे की चीजों को, जैसे में भी चोरी कर लेना, तो ये बहुत सारी, तो इसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर रखते हैं, है ना। अब आता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी जब माँ बाप से बच्चा अलग हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्कूल जाने में बहुत दिक्कत करते हैं क्योंकि उनका बहुत अटैचमेंट होता है पेरेंट्स से, है ना। कुछ क्या होता है खुशी खुशी जाते हैं, कुछ क्या करते हैं शुरुआत में थोड़ी दिन दिक्कत करते हैं, फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो यूनिक टू चिल्ड्रन एंजाइटी और इवन पैनिक एट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, डिफिकल्टी बीइंग इन अ रूम बाय देमसेल्व्स, अकेले नहीं रह सकते, गोइंग टू द स्कूल अलोन, fearful of entering new situation, और उनको डर लगता है नई जगहों पे जाने में। The child may fuss, scream, throw severe tantrum, etc. तो the child बहुत फसी होता है, चिल्लाना, है ना, टेंट्रम शो करना, ये सारी चीजें करता है जब वो पेरेंट्स से अलग होता है ना। कुछ बच्चे तो हैप्पी गोल किसी के साथ चले जाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल माँ की गोद से या फादर की गोद के अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहते, है ना। तो उसको सेपरेशन डिसऑर्डर। देन डिप्रेशन, इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर, ये बच्चों में होता है। तो सेम सिम्टम्स होते हैं बच्चों में भी, है ना, कि मूड, लो मूड होना, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये सारी चीजें होना, गिल्ट फीलिंग होना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे उतना
वर्बल नहीं होते, है ना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट इतना नहीं होता, तो क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो भी डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो क्या होता है उसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। कभी भी आप देखोगे जो बच्चा बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, और उसका बंद हो गया बोलना सुनना, उसको नहीं समझ में आता है, तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाए, क्योंकि क्या होता है उसकी एनर्जी जाती नहीं, तो जब आप बोल नहीं पा रहे हो तो वो फिजिकली निकलता है सारी चीजें, तो फिजिकल जो इसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी बच्चों में, क्योंकि बच्चों के अंदर वो उस एज के हिसाब से ही लैंग्वेज होगी ना, बच्चों की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में डिफरेंस हो जाएगा ना। हाँ सर। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते अपनी बात, तो वो हाइपर एक्टिव होते हैं। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें ऑटिज्म आता है ना, ऑटिज्म है। अब ऑटिज्म में क्या होता है, ये तो सर मेरे सामने एक रियल एग्जाम्पल है ऑटिज्म का। ऐसे हाँ, बच्चे, मेरी सिस्टर का बेटा है, अच्छा अच्छा, तो इन बच्चों को तो मतलब ज्यादा कोई पास आए वो भी नहीं पसंद होता। हाँ, इनकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कितना सीवियर प्रॉब्लम है। अब इनमें मेन 3 प्रॉब्लम होती है ना, 3 चीजें क्या होती हैं, एक तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता नहीं है, तो होता है। डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, 3 मेन फीचर्स हैं, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरा मतलब जो सोशल कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज है नहीं, तो कई बार क्या आपने बहुत कई बार क्या देखा, ये जो लोग नहीं भी बोल पाते हैं अपनी बात तो रख लेते हैं ना इशारों इशारों में, कभी भी आप देखना तो अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, है ना, तो इनके अंदर वो भी नहीं होता सोशल कम्युनिकेशन वाला। तीसरा जो चीज होती मेन फीचर होता है स्टीरियोटाइपिकल एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स, कि एक ही चीज को कर रहे हैं, अगर बैठ गए मतलब एक तरह से रॉकिंग बिहेवियर कर रहे हैं, बार बार आगे पीछे जा रहे हैं, जैसे नहीं आपने देखा होगा मदरसे में बच्चे वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, कुरान वगैरह पढ़ते हैं तो आगे पीछे हिलते रहते हैं, तो उसको रॉकिंग बिहेवियर बोलते हैं। तो उसी तरीके से रॉक करना शुरू किया तो घंटों तक वही कर रहा है ना, या कोई म्यूजिक सुनना शुरू किया तो वही एक म्यूजिक हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार सुन रहा है ना, तो ये क्या होता है रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ ये 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म, उसी और इन्हीं की वजह से जैसे इसमें सिम्टम्स जो दिए हुए हैं इन्हीं की वजह से होते हैं, क्या है, जैसे डिफिकल्टी इन रिलेटिंग विद अदर पीपल्स, तो जब कम्युनिकेशन नहीं है, सोशल कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या होगा, रिलेशनशिप कहाँ मेंटेन हो पाएंगे। मूवी है माय नेम इज सौरभ, माय नेम इज खान सौरभ, है ना, तो हाँ उसको स्पर्शर है, स्पर्शर क्या होता है, ऑटिज्म का ही लेस सीवियर फॉर्म होता है। अच्छा। हाँ, तो उसको आप देखोगे कि वो जब बात करता है, कुछ डिस्कस करता है या किसी से कुछ कहता है, तो बहुत लैंग्वेज होती है लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके से यूज करता है ना, इनएबिलिटी टू शेयर एक्सपीरियंस और इमोशंस विद अदर्स, है ना, इनको दूसरों के साथ इमोशंस शेयर नहीं कर पाते हैं कि अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है या क्या है, नहीं पता इनको कैसे करना है। सीरियस एबनॉर्मलिटीज इन द कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेट कर पाते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड नैरो पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट, कुछ चीजों में इंटरेस्ट होता है, और रिपीटेटिव बिहेवियर्स की अगर हम बात करें, और इंटरेस्ट भी बहुत कम होते हैं इनके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है ईटिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स। हाँ, ईटिंग डिसऑर्डर्स में क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि पर्सन को लगता है कि वो बहुत मोटा हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं भी है, पता चला उसकी वो बहुत ही थिन है, लेकिन वो अपने आप को ये परसीव करता है कि वो बहुत दुबला होता है, बहुत मोटा होता जा रहा है ना, तो क्या करते हैं, अब ये खाना ही खाना छोड़ देते हैं, है ना, और एक्सरसाइज करना बहुत शुरू कर देंगे, और कई बार ऐसा भी होता है इनका वेट इतना कम हो जाता है कि मरने की कगार आ जाती है, डॉक्टर कहता है खाना खाओ वेट बढ़ाओ, है ना। अब इनको समझ में नहीं आता, एडमिट करना होता है इनको के, तो अब क्योंकि इनकी लाइफ को थ्रेट हो जाता है। ब्लूमेन और वीजा क्या होता है, ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाँ, तो इसमें बिल्कुल नहीं खा रहे थे, है ना, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लूमेनरोजा में एक ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक,
To eat excessive amount of food, then purge it, and the reason often feels disgusted and ashamed when they binge, and such acts makes them feel relieved. क्या करते हैं, खूब सारा खा लेंगे, फिर जबरदस्ती का एक्सरसाइज करना बहुत सारा, या कुछ ऐसी मेडिसिन खाना जिससे उल्टी हो जाए, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। खाते तो खूब है, लेकिन उनको गिल्ट होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि लैक्सेटिव्स ले लेना, जिससे पेट बिल्कुल क्लीन हो जाए, वो नहीं है ना, और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना, तो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करना। बिंज ईटिंग, फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, कि कंट्रोल करते रहते हैं, फिर क्या होता है, जैसे कई बार हम लोग भी करते हैं ना, कि हमने कोशिश की कि अपने आप हम खाना खाएं, है ना, कम खाना खाएं या खाना ना खाएं, आज हम वो रखते हैं, और फिर इतनी तेज भूख लगी कि हमें बहुत सारा खाना, इसी को हम बिंज ईटिंग बोलते हैं। तो ये हो गए ईटिंग डिसऑर्डर्स। मतलब ये टाइप्स बता रहा हूँ फॉर इंट्रोडक्टरी पर्पस। वैसे तो डिसऑर्डर आप पढ़ोगे तो हो सकता है महीनों लग जाए, है ना, लेकिन हमारा जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए पढ़ना है अभी करें, तो अब नाउ यू आर अवेयर कि आगे से पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा। हाँ, और आपसे कोई पूछेगा तो बता भी सकते हो इसमें से। तो ये है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिफर्स टू बिलो। अब हाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर ले, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जिनको हम बोलते थे, अब तो नाम इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, पहले हम इसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, मंद बुद्धि बच्चे, है ना, जिनको हम आजकल दिव्यांग बोलते हैं। ये क्या होता है, इनका आईक्यू और बच्चों से कम होता है, अपनी एज के और बच्चों से, है ना, तो आईक्यू कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके होते है ना। सर एक चार्ट पढ़ा था ना हम लोग ने पहले, जिसमें क्लास 11 वाले में, बिल्कुल सही। तो 70 का उससे का, हाँ 70 से नीचे अगर किसी का आईक्यू है, 70 से नीचे अगर किसी का आईक्यू है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन दी जाता है। ओके, हाँ, लिखा हुआ है, याद रखना। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वो उसको कम्युनिकेशन करना प्रॉपर नहीं आता, उसको और भी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं आती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, तो उसी को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। हाँ सर। और मैं इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम तभी बोलेंगे जब आईक्यू उसका 18 साल से पहले कम हो गया हो, है ना, उसके बाद फिर वो डिमेंशिया में डिमेंशिया वगैरह की चीजें होती हैं, है ना, कि भाई मेंटल रिटार्डेशन तभी बोलेंगे जब बचपन से है किसी को कोई प्रॉब्लम, है ना। अगर वो अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लग गई, फिर आईक्यू कम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं क्या कि ब्रेन ट्रॉमा या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। ये रेंज मैंने आपको बता ही रखी है पहले, आई थिंक ये हम लोग ने किया है सर। हाँ, ये किया था ना हमने। हाँ, ये चार्ट हमने इंडिविजुअल वेरिएशंस पढ़ाए थे, है ना। क्लास 11 के में था वो। हाँ, आईक्यू मॉडरेट कितना है, सीवियर कितना है, परफॉर्म करना है, ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि इनको दिक्कत है। ठीक है, बताइए, बता दूं, ये नीचे का हिस्सा नहीं बताया मैंने, आई थिंक ब्रीफली बता देता हूँ, सब बता दिया है वैसे मैंने आपको, लेकिन अब थोड़ा सा ब्रीफली बता। जैसे माइल्ड में अगर आप देखें तो क्या, फीड एंड ड्रेसेस सेल्फ, अपने आप खा पी सकते हैं, अपने कपड़े पहन सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं अपने आप से, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प स्किल्स बता रहा हूँ। मॉडरेट वाले भी क्या आता है, हैज डिफिकल्टीज एंड रिक्वायर्स ट्रेनिंग बट कैन लर्न एडिक्वेट, मतलब अपने को देख, इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी अपने आप को संभालना, टॉयलेट जाना, नहा लेना, कपड़े पहन लेना, है ना, ये सही। तो इनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है 35 से 50 वालों को, लेकिन वो अपना कर सकते हैं, वो सिखाया जा सकता है उनको, है ना। अब इनमें क्या होता है, ये टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये टॉयलेट इनको कुछ भी इनके अंदर ट्रेनिंग होती है, पेरेंट्स को कराना पड़ता है ना, क्योंकि इनका ज्यादा काम। तो इनमें क्या है, लैंग्वेज प्रॉपर होती है माइल्ड में। मॉडरेट में क्या है, ये भी बातचीत कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे रिसेप्टिव लैंग्वेज, यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करना, बात करना नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। एकेडमिक्स में
मतलब पढ़ाई लिखाई में क्या होता है, ये लोग 6th ग्रेड तक, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट 3rd to 6th ग्रेड तक ये पढ़ सकते हैं, है ना। धीमे धीमे अपनी उस एज में नहीं, हाँ, लेकिन जब वो एडल्ट हो रहे हैं तब तक आते आते वो 3rd to 6th स्टैंडर्ड तक की चीजों को लर्न कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नहीं पढ़ सकते सर? उसके बाद पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको सीख नहीं पाएंगे ना। अब आप 6 ऐसे ग्रेड से ऊपर का समझ नहीं आएगा जैसे। आप ये समझो ना, 3rd to 6 क्लास में बच्चा कितने साल का होता है, 12-13 साल का। हाँ हाँ। तो 12-13 साल का बच्चा जितना सीख सकता है ये उतना ही सीख सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, उसके ऊपर नहीं सीख सकते। हाँ, उससे ऊपर की चीजें नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आईक्यू लिमिटेड है ना इनका। ओके। ग्रेड का मतलब ये है कि ये क्या, ये 50 साल के भी हो जाएंगे तो इनकी जो बुद्धि होगी वो 12-13 साल के बच्चों के बराबर होगी मैक्सिमम। ओके। उसी तरीके से इनमें क्या है, मॉडरेट वाले में वेरी फ्यू एकेडमिक स्किल, फर्स्ट सेकंड लेवल तक पढ़ सकते हैं और ये नहीं कर सकते। ओके। इनमें इनके फ्रेंड्स होते हैं, ये एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में, है ना। कैन ये इनको फ्रेंड बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन बना सकते हैं, ओके। है ना फ्रेंड्स, बट हैज डिफिकल्ट इन मेनी सोशल सिचुएशन। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर पाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग में ये छोटे मोटे जॉब इनसे कराए जा सकते हैं, अनस्किल्ड वर्क, जैसे जैसे छोटे छोटे काम देखिए, दुकान पे बैठा दिया देखना, है ना। कोई अड़ोस पड़ोस जो की लोकेलिटी में जहाँ ये उनको अच्छे से पता है, वहां कुछ सामान डिलीवर करना है, वो करके आ जाएंगे, है ना, कि दे के आ जाना, है ना। ये छोटे मोटे सारे काम कर लेते हैं। ये सेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट, इनको और ज्यादा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उनको बाहर बाहर नहीं भेज सकते, इनको क्या करना है, जैसे एक ही जगह बैठ के हमने इनको सिखा दिया ये लिफाफे ऐसे बनेंगे या मोमबत्ती बनानी है और ये ऐसे ऐसे ये काम आपको करना है, तो वो उतना कर लेते हैं। या झाड़ू लगानी है, आप झाड़ू लगा के लाओ, ठीक है। तो ऐसे काम जहाँ पे ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट है, ओके, है ना। ये मॉडरेट एंड सीवियर और प्रोफाउंड वाले नहीं कर पाते। नहीं कर सकते। एडल्ट लिविंग, ये इनकी शादी भी की जा सकती है, ठीक है, बुद्धि कम होती है लेकिन अपने चीजों को देख रेख कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बट अपने आप से पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे, इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये यूजली नहीं, ये सारी मतलब फैमिली चलाने के बस की बात नहीं होती है, तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये चीज है। अब हम आ जाते हैं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर पे, जो आपने पूछा था ना, मैंने तो डिसऑर्डर रिलेटिंग टू माल एडाप्टिव बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व। अब सब्सटेंस क्या हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है ना, अल्कोहल हो सकता है ना, कोई केमिकल हो सकता है, जो भी नशे जितने भी है ना। These disorders include problem associated with using and abusing such drugs as alcohol, cocaine, heroin, which alter the way people think and feel and behave. वो अफेक्ट क्या करता है, उनके सोचने समझने की क्षमता को अफेक्ट करता है, ठीक है। सब्सटेंस डिपेंडेंस, अब कैसे पता लगेगा भाई, ड्रिंक वगैरह तो देखो, जो ये है क्या कहते हैं कोकीन हो रही, तो इस पे ये जो ले रहा है वो तो पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट है ना। वो नहीं छोड़ सकता, उसका आप बंद करा दोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। बंद कराना है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू ही बंद होता है ना। क्योंकि बहुत सारी मेडिकल, बहुत लंबे टाइम से ले रहा है तो बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों, है ना। तो आप कैसे समझें कि किसी को डिपेंडेंस हो गया है। भाई एक पर्सन है जो अल्कोहल कभी कभी ले लेता है ना, कभी आप पार्टी में कहीं कभी, है ना। लेकिन एक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं कि ये शराबी है, अल्कोहलिक है, उसमें क्या डिफरेंस, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। अब जैसे जो सोशल ड्रिंकर है वो 1 पैक 2 पैक 3 पैक जो भी लेता है, 1 आध पैक, वो उसके बाद अपना रुक जाता है, ठीक है, नहीं लेगा। लेकिन जो पर्सन जिसको हम शराबी बोलते हैं, नशेड़ी बोलते हैं, वो उसका क्या होगा कि वो 1 पैक 2 पैक में एक बार उसने शुरू किया तो वो रुकेगा नहीं, है ना। और धीरे धीरे क्या होती है, इसमें भी फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटल रीजन सब कुछ होते हैं। तो अगर जिसके फैमिली में लोग ड्रिंक करते हैं उसके ड्रिंक करने के चांसेस ज्यादा है, एडिक्टेड होने के चांसेस ज्यादा है।
तो टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो नशा आपको एक पैड में या एक टैबलेट से या एक इंजेक्शन से होता था, अब वो नहीं होता है क्योंकि आप रेगुलरली ले रहे हैं। अब आपको उतना नशा अपने आप को कराने के लिए आपको ज्यादा सब्सटेंस लेना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी, जो नशा हमें 2 पैड में होता था, अब काफी टाइम लेने के बाद में आपको वो 10 पैड में भी नहीं होता वैसा वैसा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस, कि बॉडी टॉलरेट करना शुरू कर देती है कि उसी इफेक्ट को लाने के लिए नशे का जो एक पैक से आता था, उसको उतना ही इफेक्ट लाने के लिए आपको 2 या 3 पैक लेने पड़े। इसको टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। विड्रॉल का मतलब होता है जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं नशे के ऊपर और आपको वो नशा नहीं मिलता है, तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, नींद नहीं आएगी, है ना। और घर वालों से ऐसे लोग मिसबिहेव भी करते हैं, बहुत सारी। तो इसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, यानी वो सिम्टम्स जो नशा हम ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी को बंद कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, और उसकी वजह से जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो फिजिकल और मेंटल, उसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ। अब हम आते हैं सब्सटेंस अब्यूज में। नेक्स्ट चीज तो बता ही दिया है मैंने, ये तो बता दिया सर आपने। हाँ, they are recurrent and significant adverse consequences related to use of some। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है ना। क्या प्रॉब्लम होती है? उनको कोई मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करना उनको कोई मतलब नहीं है, घर में कोई जी रहा है मर रहा है क्या, उनको नशे जिसको हम तलब बोलते हैं हो रही है तो उनको चाहिए। वो अगर मान लिया घर से बाहर जा रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं नहीं मिलेगी, तो अपना पहले से इंतजाम करके लेके जाए। कि उनको मसाला खाना है तो पता चला 100 पैकेट्स वो साथ में लेके जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में मिलेगा, है ना। ड्रिंक करना है तो पहले ही अपनी बॉटल साथ में लेके जा रहे हैं, यदि वो उसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसमें अल्कोहल डिपेंडेंस भी हो सकता है, हेरोइन डिपेंडेंस, यानी एनीथिंग जो डिपेंडेंस क्रिएट करती है उसको हम सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर कंटिन्यूअसली कोई लेता है तो इसको स्लीप में डिस्टर्बेंस होना, मेमोरी में, जैसे देखा ना रात में कुछ बोलना और सब भूल गए, ब्लैकआउट हो जाता है, देखा कभी ड्रिंक करके कुछ बोला और सुबह उसको लगा कि उसने कुछ बोला ही नहीं था, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद का प्रॉब्लम होता है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी हो सकती है। एंड जो ये गांजा भांग चरस ये लोग लेते हैं, इनको बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो अब ये देखते हैं क्या क्या चीजें नशे लोग, किन किन चीजों के नशा लोग करते हैं। अल्कोहल पता ही है आपको, शराब, है ना। इनहेलेंट क्या होते हैं? वो देखा है, इंक रिमूवर होता था, अब आता है कि नहीं आता पता नहीं, मैंने यूज नहीं किया, देखा है जिससे पेन का वो। हाँ, उसको सूंघते हैं लोग, उससे नशा होता है ना। वो इनहेलेंट का मतलब हो गया ऐसी चीज जो सूंघी जा सके, वो तो इनहेलेंट का एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। देन एम्फीटामाइंस एक तरह के ड्रग्स होते हैं, है ना। तो जैसे आप बोल सकते हो, जैसे इसी तरीके से, जैसे क्या कहते हैं, जो नशा आपको देख कर आएंगे वो, है ना। एग्जैक्ट मुझे उसमें के अंदर क्या क्या आता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, है ना। निकोटीन आपको पता है, टोबैको से आता है सारा, है ना। सिगरेट, तंबाकू, मसाला, ये सारी चीजें जहाँ भी टोबैको है। कैफीन हमें पता है, कैफीन क्या कहते हैं, इसमें रहता है चाय कॉफी, है ना। चाय कॉफी चॉकलेट में सब में रहता है। ओपिएट, अफीम जिसको बोलते हैं लोग, जितने भी पेन किलर हैं वो सारे ओपिएट से बनते हैं। हेरोइन भी ओपिएट से ही बनती है, रिफाइंड करके। हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये सारी इसी से बनता है। एंड अब आपका आता है कोकीन, अनदर टाइप ऑफ ड्रग। एंड देन कोक जिसको बोलते हैं, एंड फेंसिलेडाइन, ये मेडिसिन होती हैं। हेलोजिनोजेंस
में आता है, जैसे लाइसर्जिक एसिड बोलते हैं, LSD, उसको पीने के बाद आपको हेलुसिनेशंस होते हैं लेने के बाद में। उसी तरीके से MDMA आता है, उसको स्किन पे चिपका लो, आपकी बॉडी में चला जाएगा और आपको हेलुसिनेशंस होंगे। सीडेटिव्स में जैसे स्लीपिंग पिल्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं आपका, है ना। तो ये एल्कोहल के कुछ सब्सटेंसेस थे। उसी तरीके से बहुत सारे लोग, पहले आपको याद है आयोडेक्स देखी है आपने? हाँ सर। पहले ब्लैक कलर की आती थी, अब आने लगी है ग्रीन कलर की। आयोडेक्स से लोग नशा करते थे, उसको ब्रेड पे लगा के खाते थे, विक्स को, और इसीलिए शायद तो उसका मैंने स्कूल में कुछ लोगों को करते हुए देखा है सर। हाँ, तो अब जैसे ये आपने ब्रेड पर लगा के इसीलिए आयोडेक्स का कलर चेंज कर दिया। एक सिरप आता था, आपने सुना होगा, कोरेक्स। हाँ, उसका नशा क्लफ सिरप में अल्कोहल होता है, अभी भी करते हैं लोग नशा, तो वो उसको गवर्नमेंट ने बंदी कर दिया। एक में जितने भी पेन किलर्स आते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स आते हैं, वो सब नशे के लिए, क्योंकि वो अफीम से ही बने होते हैं, ओपिएट से बने होते हैं। तो उनमें से बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं जो ऑपरेशंस वगैरह में लगाए जाते हैं ना, जैसे, तो उनसे सबसे भी उनका सबका लोग नशा करते हैं। मेडिसिन आती, पेन किलर एक बहुत फेमस थी, अब आती है कि आई थिंक बंद हो गई, उसको बोलते थे प्रॉक्सीवॉन। ओके। हाँ, तो पेन के लिए रहता है, तो वो करती है। उसी तरह से ADHD की कुछ मेडिसिन होती हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं, आपको अच्छा फील कराती हैं, वो लोग यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मेडिसिन और क्या कहते हैं, बहुत सारे नेचुरल चीजें हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, और कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है। अपने यहाँ मंदिरों पे लोग उगाते हैं और गांजा वगैरह पीते हैं बहुत बैठ के, है ना। यूपी में तो भांग के ठेके भी हैं, आप तो यूपी से हैं तो आपको पता है, जैसे शराब के ठेके होते हैं, वैसे भांग के ठेके भी हैं यूपी के अंदर, तो देखें हाँ सर। आपको वो दिख जाएंगे, आप थोड़ा सा देखते तो ये कल्चरल बैकग्राउंड और ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालती हैं।